नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक पुनः नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं और आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर 5 से संबंधित है। देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के संदर्भ में लोकायुक्त पद का समालोचनात्मक वर्णन करिए। मतलब जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त हैं, इनकी जो भूमिका है प्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए, इस पद का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये आज का हमारा प्रश्न है और इसमें सबसे पहले ये हम हेडलाइन दिखा दे रहे हैं कि इसमें हमको क्या क्या बताना है। तो हम सबसे पहले इसमें दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उपायुक्त अधिनियम 1975 के बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके योग्यता और कार्यकाल की चर्चा की गई है इसमें। फिर लोकायुक्त के जो कार्य हैं, लोकायुक्त की शक्तियां हैं, उनको बताया गया है। फिर चूंकि कह रहा है कि समालोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो फिर ये लोकायुक्त की सीमाओं को भी बताना होगा और फिर फाइनल हमको एक निष्कर्ष देना होगा। तो ले देकर के इतने बिंदुओं में हमारे प्रश्न का उत्तर जाएगा। तो ये हमारे जो बिंदु हैं, हम आगे इन्हीं को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। देखिए इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उपायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। यौम 1977 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। अब इसमें जो ये कहा जा रहा है कि जो ये अधिनियम है वो 1975 में पारित हुआ और 1977 में जो है वो लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। तो एक पीटी का आपका यही एक क्वेश्चन मिल जा रहा है कि पूछ सकता है कि कभी कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त कब पारित किया गया? 1975 में। नियुक्त कब हुआ? 1977 में। इसके नियुक्त का तार्किक आधार एक प्रभावशाली शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना या निर्माण करना है। मतलब अगर इसको लाया क्यों गया, तो वही है कि प्रभावशाली शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना है कि जो भी प्रदेश में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के एक ऐसा मंच मिले जहां हम शिकायत कर सके, जहां से उन शिकायतों का त्वरित निवारण हो सके। तो उसके लिए ये प्रयास किया गया। अब जो दूसरा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें योग्यता की बात होती है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के तहत सर्वोच्च, देखिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का वर्तमान, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश ही इस पद पर आसीन हो सकता है। मतलब इसमें वर्तमान भी हो सकता है, भूतपूर्व भी हो सकता है। कहाँ का हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट जज अगर चाहे तो लोकायुक्त बन सकता है, तो वो नहीं बन सकता है। तो इसका ध्यान रखना है कि योग्यता में ये है। और जो इसका कार्यकाल है, देखिए कार्यकाल जो है अभी वर्तमान जो है वो 8 वर्ष है। पहले 6 वर्ष था। पहले जो हमारे लोकायुक्त का कार्यकाल था वो 6 वर्ष था, जिसे 2012 में बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। ये आपके पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए अगर इसमें कुछ पॉइंट आपको मुख्य परीक्षा में नहीं याद आ रहा है, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम आपको फैक्ट दे देते हैं कि साथ ही साथ आपकी पीटी की भी तैयारी हो जाए, पीटी का भी आपका कुछ फैक्ट तैयार हो जाए। और अगर वहाँ मुख्य परीक्षा में चूंकि प्रेशर बहुत होता है, आप जितना भी याद करके जाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि हम 10 पॉइंट किसी चीज को लेकर के याद है, हम 10 पॉइंट लिख के आ जाएंगे, तो वहाँ आप 5 लिख लीजिए, वही बहुत है। और 5 यदि लिख लेते हैं, 5 6, तो वो आपको एसडीएम भी बना देगा, ये भी है। तो इसलिए उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। अब एक और है आपके पीटी के लिए ही एक फैक्ट है कि न्यायमूर्ति विशंभर दयाल
उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, वर्तमान में संजय मिश्रा हैं। देखिए ये लिखना नहीं है, ये आपके पीटी के लिए मैंने बता दिया कि जो हमारे प्रथम लोकायुक्त थे वो बिशंभर दयाल थे, और जो वर्तमान में है वो संजय मिश्रा जी हैं। तो ये दो चीजें हो गई। तो आपने पहले स्लाइड में देखा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत गठन हुआ, योग्यता इसकी देखी, कार्यकाल आपने देखा। अब आगे इसमें देखते हैं। अब देखिए लोकायुक्त के कार्य, कि ये जो लोकायुक्त की नियुक्ति हुई, ये करता क्या क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों के विरुद्ध शिकायतों को स्वीकार कर निष्पक्ष जांच करना एवं जांच के बाद, देखिए ये क्या कह रहा है कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, नौकरशाह हैं, इनके विरुद्ध यदि कोई शिकायत होती है तो ये इसको स्वीकार करता है और निष्पक्ष जांच करता है। एवं जांच के बाद जो कार्यवाही होती है कि अगर जांच में कोई नौकरशाह, मंत्री दोषी पाया जाता है तो वो कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा जो इसका कार्य है, पारदर्शी एवं जिम्मेदार प्रशासन के लिए आधार तैयार करना। आप सभी जानते हैं कि अगर प्रशासन पारदर्शी न हो, उसमें जिम्मेदारी का भाव न हो, जवाबदेहिता न हो, तो वो प्रशासन बहुत ही एक तरीके से अच्छा वर्क नहीं कर सकता, अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो इसका जो एक महत्वपूर्ण काम यही है कि पारदर्शी एवं जिम्मेदार प्रशासन के लिए आधार तैयार करना। लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करना। देखिए लोक प्रशासन में आप सभी जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं नौकरशाही में, तो नौकरशाही के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि जो राजनीति है उसमें बहुत ज्यादा हावी होती है। आप अगर कलेक्ट भी होते हैं तो कभी कभी आपको लगेगा कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम उस पे जो है एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोका जो युक्त है वो उस पे भी रोक लगाने का प्रयास करता है। मतलब वही है कि लोक प्रशासन में भी राजनीतिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करता है। फिर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं जनता में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता का प्रसार करना। देखिए इसके द्वारा ये है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए तो कठोर दंड का प्रावधान लोकायुक्त करता ही है। उनके लिए ये प्रयास करता है कि उनको मतलब कठोर से कठोर दंड मिले, इसकी संस्तुति वो करता है। साथ ही साथ जनता को भी अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के वो अवेयर करता है कि यदि वहां से कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है उनको भी जागरूक करने का प्रयास करता है ताकि वो अपने अधिकारों को लेकर के मुखर हो सके। फिर इसमें जो एक सीमा है कि हालांकि लोकायुक्त जो है वो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या न्यायिक सेवाओं के सदस्य, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या न्यायिक सेवाओं के सदस्य तथा किसी न्यायालय के अधिकारी या सेवक की जांच नहीं कर सकता। ये जो है जांच के दौरान ये हमारे जो लोकायुक्त है उनकी ये सीमाएं हैं कि इनकी वो जांच नहीं कर सकता। तो ये लोकायुक्त के कार्य हैं। आपने दिखा दिया कि लोकायुक्त क्या करता है। और ये देखिए ये हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है और ये यूट्यूब है। देखिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसलिए जुड़िए कि आप अगर हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपने उत्तर को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे, उसको चेक कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो भी बता देंगे। और साथ ही साथ यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं हम और भी क्वेश्चन सर के साथ भेजेंगे, चेक करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने से भी लिख के कुछ भी भेज सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम को से तो जरूर जुड़िए। ये हमारे समृद्धि का यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है और आपके ही प्रयास से ये आगे बढ़ेगा। तो ये तो हमारा बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप लोग शेयर करिए, लाइक तो जरूर करिए। इतने लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं, इसका अफसोस हमको है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें।
फिर लोकायुक्त की शक्तियां। अब अगर शक्तियों की बात किया जाए तो इसमें देखिए, अगर जो सब शक्तियां हैं वो है समन भेजने का अधिकार। किसी सरकारी, मतलब क्या है कि लोकायुक्त समन भेज सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, फिर आदेश के उल्लंघन पर मानहानि का दावा कर सकता है। मतलब अगर ये कह रहा है कि अगर ये जांच के दौरान अगर इसको लगता है कि नहीं हमको किसी सरकारी दस्तावेज की जरूरत है, तो उसकी वो डिमांड कर सकता है और वो उसको अवेलेबल भी होता है। वो संबंधित प्राधिकारी द्वारा लोकायुक्त को अवेलेबल भी कराना होता है। साथ ही साथ अगर इसको लग रहा है कि हमने जो आदेश दिया उसका उल्लंघन हो रहा है, तो ये उस पर मानहानि का दावा भी कर सकता है जो लोकायुक्त है। तो ये लोकायुक्त की शक्तियां हैं। अब इसमें जो 5 है कि लोकायुक्त की सीमाएं। लोकायुक्त के पास अपनी जांच एजेंसी नहीं। देखिए, जो सबसे पहली सीमा है लोकायुक्त की, कि इसकी अपनी जो है वो कोई जांच एजेंसी नहीं है। वह सिर्फ प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जांच करता है। मतलब अब इसके पास अपनी जांच एजेंसी नहीं है, तो इसको जो दस्तावेज प्राप्त होते हैं तो उन्हीं दस्तावेजों को कोई आधार बना करके उसकी जांच करता है। इसके बाद यदि देखेंगे तो इसके पास केवल 3 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं। 3 जो है वो डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार की जांच के लिए नाकाफी है। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा भूभाग लिए हुए, कितनी बड़ी जनसंख्या, करीब करीब 24 करोड़, और वहां का भ्रष्टाचार की जो भी जांच है, जो सबसे बड़ी बॉडी यदि देखा जाए तो लोकायुक्त ही है, और उसके पास अगर हैंड्स देखा जाए तो मात्र 3 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं। तो ये इसकी सीमाओं में जाएगा। साथ ही साथ सुमोटो, देखिए एक आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी इशू को, यदि वो बहुत बर्निंग इशू है तो उसका स्वतः वो संज्ञान लेते हैं। जैसे अभी हाई कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जो हिंसा हो रही उसको लेकर के स्वतः संज्ञान लिया और एक सरकार को निर्देश दिया कि यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कोई अधिकार जो है वो लोकपाल के, सॉरी, लोकायुक्त के पास नहीं है। मतलब स्वतः संज्ञान लेने का जो अधिकार होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है, वो हमारे लोकायुक्त को प्राप्त नहीं है। तो ये एक इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त सिर्फ किसी शिकायतकर्ता के एफिडेविट पर ही जांच कर सकता है। मतलब इसके जो जांच का आधार है वो अगर कोई शिकायत कर रहा है, जैसे हम आप कोई शिकायत किए, किसी मंत्री, किसी नौकरशाह के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाते हैं, तो ये हमारे शिकायत को आधार बनाकर ही जांच कर सकता है। लेकिन अगर इसको खुद लगता है कि नहीं, फला अधिकारी, फला मंत्री या फला व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वो स्वतः संज्ञान लेकर के जांच नहीं कर सकता। तो ये इसकी सीमाओं में है। फिर जो अगला है कि इसके पास अपनी कोई कोर्ट नहीं है। ये देखिए, इसके पास अपनी कोई कोर्ट नहीं है जिससे कि किसी मामले की त्वरित सुनवाई हो सके। अब सोचिए, अगर देखा जाए तो काम करने के लिए इतना सारा, और अधिकार के नाम पर आपके पास कोर्ट ही नहीं है। मतलब एक तरीके से आपके पास कोई अपना चैम्बर ही नहीं है कि जहां आप उसकी सुनवाई कर सके। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है लोकायुक्त के साथ। फिर जो अगला पॉइंट है कि लोकायुक्त वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे के लिए राज्य सरकार पर ही निर्भर है। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है फिनांस, भाई कोई भी यदि बॉडी है, यदि तो उसको संचालित करने के लिए वित्त धन की आवश्यकता होती है, और वो पूरी तरीके से लोकायुक्त का जो कार्यालय है वो निर्भर किस पे है? सरकार पे। मतलब इसको स्वायत्ता नहीं प्रदान है, या भारत या उत्तर प्रदेश की संचित निधि में इसके लिए प्रावधान नहीं है। तो वो सरकार पर निर्भर है, जिससे उसके कार्यों में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की संभावना रहती है। भाई यदि आप सरकार पर निर्भर रहेंगे तो संभावना रहेगी कि सरकार आपके कार्यों में दखल अंदाजी करे, हस्तक्षेप करे। यह उसकी स्वतंत्रता को भी प्रभावित कर सकता है।
मतलब जो है वो उसकी स्वतंत्रता को भी राज्य इसी वजह से प्रभावित कर सकता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लोकायुक्त या लोकपाल जो है, कहने को तो बहुत बड़ी बॉडी है, अगर पावर देखो उसके जांच का दायरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन आप जो है उसको बहुत कारगर नहीं पा रहे हैं, लाइक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरह। मतलब वो अभी अपनी फुल फ्लेज्ड भूमिका में नहीं आ पा रहा है। तो क्यों नहीं आ पा रहा है? तो उसकी यही सब जो है वो गंभीर सीमाएं हैं। तो ये इसके समालोचना के पक्ष में चला जाएगा। और फिर जो लास्ट में है कि निष्कर्ष, कि इस प्रकार उक्त कमियों को दूर करके अपेक्षाकृत और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। अगर ये जो उपरोक्त मैंने सारी कमियां बताई हैं, अगर इसको दूर कर लिया जाए तो जो लोकपाल या लोकायुक्त का जो वास्तविक स्वरूप है वो निकल करके आएगा, और ये पहले से दक्ष, प्रभावी और निष्पक्ष कार्य करने में सक्षम रहेगा। तो ठीक है, आज का हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर यही है, यहीं तक है। आगे भी कुछ देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये जो हमारा है कि सालबाई की संधि न तो अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक थी और न ही उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक। ये हमारा पिछला वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग यदि नहीं देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा है, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ठीक है, आगे भी हम इसी तरीके से हर दिन मेरा प्रयास रहता है कि हम एक नए प्रश्न के साथ आप लोग के लिए उपस्थित हों, जो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फिर नए प्रश्न के साथ जल्दी ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।